नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसबी स्टडी 98 पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आई हूँ। तो सीडीपी से ये मेरी तीसरी वीडियो है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, कम समय में अधिक प्रश्नों को लाने की कोशिश की हूँ मैं। एक देखिए महत्वपूर्ण सूचना है, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो एकदम आप लोग तैयारी के लिए लग जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है सीखने का वक्र, ऑप्शन बी है सीखने का पठार, ऑप्शन सी है स्मृति और ऑप्शन डी है अवधान। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीखने का पठार। इससे पहले हम लोग समझते हैं कि अधिगम का पठार किसे कहते हैं। तो देखिए, अधिगम पठार उसे कहते हैं जब सीखने के वक्र में एक ऐसी अवस्था आती है जब वक्र रेखा नीचे ऊपर जाने के बजाय एक सीधी चलने लगती है। देखिए वक्र, देखिए यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझते हैं। जब रेखा सीधी चलने लगती है तो उसी रेखा को अधिगम का पठार कहा जाता है। जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसे सीखने का पठार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। पूछा है सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 23 और ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मानव कोश में 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ों में विभाजित होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 23। कितने होते हैं? तो 23 जोड़ों में विभाजित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पूछा है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत किसने किया था? तो ऑप्शन ए है हल ने, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन सी है हेगार्टी ने और ऑप्शन डी है स्किनर ने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए आगे चौथा प्रश्न है, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, जिसे त्रिविमीय सिद्धांत भी कहा जाता है, का प्रतिपादन किया था। तो त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी है स्पीयरमैन ने, ऑप्शन सी है जेपी गिलफोर्ड ने और ऑप्शन डी है स्टर्न ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जेपी गिलफोर्ड ने त्रिआयामी बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे है पांचवा प्रश्न है, इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी है गाल्टन, ऑप्शन सी है रास और ऑप्शन डी है वुडवर्थ। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, गाल्टन। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, इनका उद्देश्य था कि आनुवांशिकी एवं मानव आबादी का विकास करना इनका उद्देश्य था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? पूछा है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है शैशवावस्था, ऑप्शन सी है पूर्व किशोरावस्था और ऑप्शन डी है मध्य किशोरावस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मध्य किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने विद्रोह की भावना को मध्य किशोरावस्था में होती है, पियाजे के अनुसार, जो कि इनके अनुसार 13 से 15 वर्ष माना जाता है मध्य किशोरावस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मध्य किशोरावस्था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला सातवां प्रश्न है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने किया है? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा किसने किया है? तो ऑप्शन ए है क्रेस्मर, ऑप्शन बी है यूंग,
ऑप्शन सी है कैनन और ऑप्शन डी है स्प्रेंजर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्रेस्मर। देखिए, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा ग्रेस्मर ने किया है, व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, क्रेस्मर ने ग्रंथियों के आधार पर तो विभिन्न प्रकार की चर्चा की है व्यक्तित्व के, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 8वां प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है थार्नडाइक ने, ऑप्शन बी है स्पीयरमैन ने, ऑप्शन सी है वर्नन ने और ऑप्शन डी है स्टर्न ने। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, स्पीयरमैन। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, सामान्य और विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन भी स्पीयरमैन ने किया था, तो अगर ये प्रश्न पूछता है तो इसका स्पीयरमैन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। आगे 9वां प्रश्न है, संज्ञानात्मक समप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। पूछा है संज्ञानात्मक समप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी है बोध, ऑप्शन सी है अनुप्रयोग और ऑप्शन डी है विश्लेषण। तो संज्ञानात्मक समप्राप्ति का न्यूनतम स्तर होता है ज्ञान। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ज्ञान। तो देखिए, ब्लूम ने संज्ञानात्मक समप्राप्ति के 6 भागों में विभाजित किया है, जिसे हम ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन के रूप में विभाजित किया गया है। और देखिए, इनमें से ज्ञान जो है संज्ञानात्मक समप्राप्ति में न्यूनतम स्तर पर है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ज्ञान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे 10वां प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है। तो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण जो है किसका मापन करता है? ऑप्शन ए है व्यक्तित्व का, ऑप्शन बी है पढ़ने की क्षमता का, ऑप्शन सी है बुद्धि का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बुद्धि का। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण जो है बुद्धि का मापन करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे है 11वां प्रश्न है, किशोरावस्था के समय में बालक का मानसिक विकास पहुंच जाता है। तो किशोरावस्था के समय बालक का मानसिक विकास कितना पहुंच जाता है? तो ऑप्शन ए है पतन की ओर, ऑप्शन बी है सर्वाधिक, ऑप्शन सी है अत्यधिक समस्याग्रस्त और ऑप्शन डी है आसान जीव। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सर्वाधिक। किशोरावस्था के समय बालक का मानसिक विकास जो है सर्वाधिक मतलब अधिकतम की ओर विकास पहुंच जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो आगे 12वां नंबर है, डैनियल गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है? पूछा है डैनियल गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सामाजिक बुद्धि, ऑप्शन बी है संवेगात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी है आध्यात्मिक बुद्धि और ऑप्शन डी है सामान्य बुद्धि। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संवेगात्मक बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 13 नंबर है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? पूछा है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए है ड्रेवल, ऑप्शन बी है हरलॉक, ऑप्शन सी है मैकडूगल और ऑप्शन डी है वुडवर्थ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैकडूगल। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? पूछा है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है डम्बिल का, ऑप्शन बी है रास का, ऑप्शन सी है मन का और ऑप्शन डी है मैकडूगल का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रास का। किसका है? तो रास का है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा।
आगे है अगला 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो पूछा है सीखने के मुख्य नियमों में कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है तत्परता का नियम, ऑप्शन बी है अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी है प्रभाव का नियम और ऑप्शन डी है बहु अनुक्रिया का नियम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहु अनुक्रिया का नियम जो है सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए 16वां प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। पूछा है सृजनात्मकता जो है मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, तो यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है कोल एम ब्रूस का, ऑप्शन बी है ड्रेहवल का, ऑप्शन सी है डिहान का और ऑप्शन डी है क्रो एंड क्रो का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्रो एंड क्रो का यह कथन। आइए जानते हैं सृजनात्मकता किसे कहते हैं। तो देखिए सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नवीन हो, अर्थात जिसे वह पहले से नहीं जानता हो, जिसे सृजनात्मकता कहा जाता है। तो देखिए क्रो एंड क्रो ने कहा है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की योग्यता होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला 17वां प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं। ऑप्शन ए है आर्थिक तत्व, ऑप्शन बी है शारीरिक तत्व, ऑप्शन सी है वंशानुगत तत्व और ऑप्शन डी है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था। पूछा है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। ऑप्शन ए है फ्रायड, ऑप्शन बी है जुंग, ऑप्शन सी है मन और ऑप्शन डी है आल्पोर्ट। तो देखिए प्रसिद्ध स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व का विभाजन जो है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी एवं उभयमुखी के रूप में किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जुंग ने अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए आगे है 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। पूछा है अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ऑप्शन ए है प्रेरणा की सीमा, ऑप्शन बी है विद्यालय का असहयोग, ऑप्शन सी है शारीरिक सीमा और ऑप्शन डी है ज्ञान की सीमा। तो अधिगम के पठार का कारण नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्यालय का असहयोग जो है अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 20वां प्रश्न है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। पूछा है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, गेट्स व अन्य के द्वारा यह दिया गया है कथन। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। तो बालक के जन्म के समय उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है। ऑप्शन ई है 350 ग्राम, ऑप्शन बी है 250 ग्राम, ऑप्शन सी है 300 ग्राम और ऑप्शन डी है 200 ग्राम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 350 ग्राम बालक के जन्म के समय उसके मस्तिष्क का भार जो है 350 ग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है।
चलिए आगे 22वां प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। पूछा है बच्चे दुनिया के बारे में अपने समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन ए है पियाजे, ऑप्शन बी है पावलोव, ऑप्शन सी है कोहलबर्ग और ऑप्शन डी है स्किनर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जीन पियाजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, तो इसका श्रेय जो है जीन पियाजे को जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है, परिवार एक साधन है। ऑप्शन ए है अनौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन बी है औपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन सी है दूरस्थ शिक्षा का और ऑप्शन डी है गैर औपचारिक शिक्षा का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। परिवार जो है अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए आगे है 24वां प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे। पूछा है आपकी कक्षा में अगर छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, ऑप्शन बी है उसे दंड देंगे, ऑप्शन सी है कारण जानने की चेष्टा करेंगे और ऑप्शन डी है उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उसका कारण जानने की चेष्टा करेंगे। अगर कक्षा में बालक जो है देर से आता है तो सबसे पहले हम उसका कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि बालक जो है कक्षा में लेट क्यों आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 25वां नंबर है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। पूछा है पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर जो है किस अवधि में घटित होता है। ऑप्शन ए है जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 से 11 वर्ष और ऑप्शन डी है 11 से 15 वर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है। पूछा है बालक में अगर अपराधी प्रवृत्ति विकसित होती है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है। ऑप्शन ए है परिवार का वातावरण, ऑप्शन बी है अनुशासनहीनता, ऑप्शन सी है आर्थिक अभाव और ऑप्शन डी है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परिवार का वातावरण जो है बालक के अपराधी प्रवृत्तियों को विकसित करने का मुख्य कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है 27 नंबर है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए है अपने पहनावे पर, ऑप्शन बी है अनुशासन पर, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं पर, ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि यश की उपस्थिति का समर्थन करता है। तो ऑप्शन ए है नियम प्रतिकूल सिद्धांत, ऑप्शन बी है गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, ऑप्शन सी है स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत और ऑप्शन डी है वर्नोन का पदानुक्रम सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्पीयरमैन का द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। ऑप्शन ए है पर्यावरण, ऑप्शन बी है जीन, ऑप्शन सी है आनुवांशिकता और ऑप्शन डी है होम्योस्टैटिस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आनुवांशिकता। माता पिता से वंशजों में जो स्थानांतरित होने वाले लक्षण होते हैं उनको आनुवांशिकता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न है,
जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। पूछा है किस अवस्था में बच्चा जो है वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक चरण या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही प्रश्न है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर डे हम आप लोगों के लिए डेली इसी प्रकार के वीडियो अपलोड करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।